हाँ तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे कि जब एक रेक्टेंगुलर कोयल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, मूव करवाया जाता है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, ये ध्यान रखना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें मूव कराया जाता है, तो इस रेक्टेंगुलर कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ठीक है ना, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने माना यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2, दोनों अनइक्वल है। पहले यूनिफॉर्म मान रहे थे अपन, है ना, देखो लास्ट में तो हमने यूनिफॉर्म माना था मैग्नेटिक फील्ड, अब यूनिफॉर्म नहीं मान रहे, हम मान रहे सपोज ये B1 तो है 10 टेस्ला और ये B2 मान लो 7 टेस्ला, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जिसमें मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव करवाएंगे हमारी रेक्टेंगुलर कोयल को, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। सपोज हमने देखो ये हम देख रहे हैं लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर B1 है और वेलोसिटी इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये तो डायग्राम देख रहे हैं, B1 ये परपेंडिकुलर लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ के ऊपर देखो सीधे खड़े हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो भी परपेंडिकुलर है, BLV तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इतना तो हम डायग्राम से देख पा रहे हैं। सपोज हमने हल्का सा मूव किया, तो जितना यहाँ से ये मूव हुआ B1 से जितना बाहर निकला, ठीक है ना, मतलब इससे रिलेटेड फ्लक्स जितना कम हुआ उतना ही ये B2 में एंटर कर गया, तो मतलब B2 से रिलेटेड फ्लक्स उतना ही बढ़ गया, ठीक है। देखो B1 वाले में से हमने थोड़ा खिसकाया तो वो B2 में एंटर कर गया, तो B1 से रिलेटेड फ्लक्स जितना कम हुआ वो B2 में बढ़ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन हम देखते हुए कैलकुलेट, अच्छा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम निकाल लेंगे। लेंथ L दे रखी है, ब्रेड्थ हमको B दे रखी है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना एरिया ट्रेवल किया। देखो कितना डेल्टा टी टाइम में इस रेक्टेंगुलर कोयल ने कितना एरिया ट्रेवल किया, एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना, हम क्या जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखो ये लेंथ तो ये रही और इतना एरिया ट्रेवल किया V डेल्टा टी, इतना एरिया ट्रेवल किया, तो हमने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ V डेल्टा टी, तो ये हो गया VL डेल्टा टी। एरिया हमने निकाल लिया कितना इसने ट्रेवल किया। अब देखो आगे देखते हैं हम, अगर डेल्टा टी टाइम में इसने डेल्टा ए एरिया जो था वो B1 से बाहर निकला मैग्नेटिक फील्ड से, और उतना ही एरिया देखो B2 में एंटर कर गया, ये मैं पहले ही समझा दिया था आपको, है ना। अब देखिए जो B1 से रिलेटेड फ्लक्स है उसमें कितना डिक्रीज हुआ, 5 इज इक्वल टू BA, हम लिखते हैं B1 डेल्टा ए, है ना, और डेल्टा ए की वैल्यू रख दी VL डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही पार्ट B2 में एंटर कर चुका है दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड में जितना इससे बाहर निकला है, तो हमने उससे रिलेटेड फ्लक्स कितना इंक्रीज होगा, तो हमने लिखा B2 इंटू डेल्टा ए, B2 डेल्टा ए की जगह VL डेल्टा टी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे 5 2 5 1 देखो अलग अलग हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट इंक्रीज हुआ है फ्लक्स के अंदर वो कितना हुआ, या फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, डेल्टा 5 इज इक्वल टू 5 2 माइनस 5 1, 5 2 की जगह हमने देखा V2 B2 VL डेल्टा टी, B1 VL डेल्टा टी, हमने देखा VL डेल्टा टी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा B2 माइनस B1, ठीक है। अगर हमने इसको टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला d5/dt, क्योंकि d5/dt को ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, वही तो हमें निकालना था, तो डेल्टा टी से डिवाइड किया, तो देखो यहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो VL बचेगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया B2 माइनस B1 इंटू VL, ठीक है बच्चों। तो अगर फेराडेज और लेंस लो यहाँ अप्लाई कर दे, माइनस d5/dt माइनस d डेल्टा 5/डेल्टा t, ठीक है ना। अगर ये बहुत कम वैल्यू के लिए ये चेंजेस को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा बन गया माइनस B2 माइनस लेंस लॉ के अकॉर्डिंग B2 माइनस B1 VL, है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो B1 प्लस का हो जाएगा, B1 2 माइनस का तो B1 माइनस B2 VL। देखो जब मोशनल EMF सिंगल रोड की वजह से आया था यूनिफॉर्म में, तो क्या आया था हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में BVL। अब अलग अलग अगर मैग्नेटिक फील्ड हैं तो उनका डिफरेंस आएगा, देखो B1 माइनस B2 इंटू VL, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका डिफरेंस आ जाता है, तो याद रखेंगे हम इस फॉर्मूला को, ये भी हमारे काम आता है। ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया, अगर हमें करंट निकालना है तो इस ईएमएफ की वैल्यू को हम R रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। देखो I इज इक्वल टू V/R, ये लिख सकते हैं अपन V/R। तो देखो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं, EMF वाला E है, E/R, वैल्यू EMF की पुट की B1 माइनस B2 VL/R, तो ये हमारा इंड्यूस करंट आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रही है, तो उस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करती है वो, ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को भी फॉलो करती है। किस तरीके से करती है, ठीक है, देखो तो इसके अलग अलग आर्म पे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखो जैसे इस पे निकाल के बता देता हूँ, देखो करंट इधर है, ठीक है ना,
करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मान रहे हैं अपन, तो फोर्स देखो बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो हम अंदर की तरफ ही मान रहे हैं, ठीक है ना, अंदर की तरफ उंगली की तरफ करंट, तो फोर्स देखो अंगूठा बाहर की तरफ, इस बार राइट हैंड रूल लगाया, देखो बाहर की तरफ, तो फोर्स तो हम निकाल लेंगे इस पर, ठीक है। तो हमने F1 F2 F3 ये फोर्स निकाला है, सपोज F1 पे निकाला सबसे पहले, ठीक है ना, L क्रॉस B, ये तो मैंने आपको बताया था हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, लेंथ और जो देखो लेंथ ऐसे है और ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ा है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेंथ ऐसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, साइन 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 होता है, IL B1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर F3 पे निकालेंगे तो भी देखो लेंथ के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ के परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हमारा साइन 91 होगा तो IL B2 F3 पे भी सेम आ जाएगा लेफ्ट और राइट में, ठीक है। F1 F3 की वैल्यू आ गई। अब देखो हम इसमें ये मान रहे हैं कि जो हमारा आधा एरिया इस कोयल का है, रेक्टेंगुलर कोयल का, वो आधा तो B1 के अंदर है ना, और आधा ये दूसरे मैग्नेटिक फील्ड B2 के अंदर जा चुका है, ठीक है ना, आधा B1 के अंदर है, आधा B2 के अंदर जा चुका है। तो इस कंडीशन में F2 और F4 भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने माना हाफ ऑफ P Q एंड RS आर इन B1 एंड रिमेनिंग हाफ इन B2, आधा B1 मैग्नेटिक फील्ड में, आधा B2 में, तो F2 एंड F4 विल बी इक्वल, ठीक है ना। हमने देखा इस कंडीशन में आधा आधा, तो ये तो मिड पॉइंट अगर हम इस पर मान ले F2 F4 को, तो ये फोर्सेस तो हमारे इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू माइनस F4, ठीक है ना, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने लिखा F2 माइनस F4। तो अगर F4 को मैं इधर ले जाके प्लस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, F2 प्लस F4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। F2 प्लस F4 की जगह, तो F2 प्लस F4 की जगह तो मैं 0 रख सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, F1 प्लस F3। पर मैंने क्या देखा था लास्ट डायग्राम में कि F1 और F3 की डायरेक्शन तो अपोजिट थी, एक की लेफ्ट थी एक की राइट थी, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं क्या साइन लगाऊंगा, F3 के आगे अपोजिट साइन माइनस का हमने पुट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने F1 की वैल्यू IL B1, F3 की वैल्यू IL B2, IL कॉमन था तो आ गया B1 माइनस B2, ठीक है, ये हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तो हमें वर्क निकालना है और हम बोलेंगे उतना ही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो फोर्स निकल गया तो वर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमने निकाला वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो ये हम निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा एक्स को हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स की जगह IL B1 माइनस B2 रखा और V डेल्टा टी एज इट इज़ हमने लिख दिया, तो वर्क आ गया B1 माइनस B2 IL V डेल्टा टी, ठीक है। ये तो वर्क आ गया हमारे पास। अब देखो आई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जो कि हमने लास्ट वाले में निकाली थी, रेक्टेंगुलर कोयल के मोशन में आई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, B1 माइनस B2 अपॉन R इंटू VL निकाली थी, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे B1 माइनस B2 अपॉन R इंटू VL। देखो B1 माइनस B2 स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर V स्क्वायर, तो हमारा आ गया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, V स्क्वायर L स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन R। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, ये वर्क निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें देखें कि कितनी हीट इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी हम देख सकते हैं। देखो हीट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I स्क्वायर RT, आई तो हम जानते ही है, लास्ट वाली डेरिवेशन में हमने निकाला था, देखो B1 माइनस B2 अपॉन R इंटू VL, तो ये क्या आई का स्क्वायर क्या हो गया, B1 माइनस B2 का स्क्वायर, V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, आई का स्क्वायर कर दिया, देखो ये अपन ने लिख दिया R स्क्वायर इंटू RT, आई स्क्वायर RT हीट होती है, इंटू RT, R से R कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R इंटू डेल्टा टी। हमने जो वर्क निकाला था इसके मोशन में B1 से B2 मैग्नेटिक फील्ड में लेके गए थे, जब हमने स्मॉल डिस्टेंस मूव करवाई थी तो वर्क कितना था, ये हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, देखो सेम आ रहा है रिजल्ट, ठीक है ना, डेल्टा टी अपॉन R, ये सिर्फ V स्क्वायर L स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन R सेम आ रहा है। इसका मतलब जितना भी वर्क था जो उस रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करवाने में हुआ था उससे हीट बनी, ठीक है ना, वो मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमने देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन को भी ये रेक्टेंगुलर कॉइल फॉलो करती है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में